निलंबित आईपीएस अधिकारी वंजारा के इस्तीफे की चिट्ठी में सनसनीखेज खुलासा होने के बाद गुजरात कांग्रेस ने आज गुजरात बंद का आह्वान किया है। गुजरात कांग्रेस ने बंद नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए बुलाया है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं से बीजेपी सरकार के आपराधिक और षड्यंत्रपूर्ण चेहरे का खुलासा हुआ है। मोढवाडिया ने मोदी सरकार से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा की तरफ से भेजे गए इस्तीफे को लेकर मोढवाडिया ने कहा कि वंजारा के 10 पन्नों की चिट्ठी ने न केवल पूरे देश की आंखें खोल दी है, बल्कि गुजरात के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। सीबीआई ने कहा है कि वो इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले के संबंध में जेल में बंद आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा के इस्तीफे की चिट्ठी की जांच करेगी। वंजारा ने हाल में इस्तीफा देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा कि वो वंजारा के इस्तीफे की चिट्ठी की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे कोई नई बात ली जा सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही एक और आरोप पत्र दायर किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी। वंजारा ने सोमवार को अपना इस्तीफा देते हुए गुजरात की मोदी सरकार पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। हालांकि राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी संसद में आज इस बात पर सफाई देंगे कि चीन ने पूर्वोत्तर की सीमा पर भारत के 640 किलोमीटर हिस्सा पर कब्जा किया है या नहीं। दरअसल पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण की अध्यक्षता में गठित समिति ने पिछले महीने लद्दाख इलाके का दौरा किया था, जिसके बाद कहा गया कि भारतीय टुकड़ियों को सीमा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, चीनी सेना दौलत बेग इलाके में भारतीय सेना को निगरानी तक करने नहीं दे रही है। विपक्षी दल के नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को यह मुद्दा संसद में उठाया और रक्षा मंत्री से इस मामले पर सफाई देने की मांग की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष शरण ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया हो कि भारत की तरफ से अपने इलाके को चीन के लिए छोड़ दिया गया है। चीनी सीमा पर हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से बनाई गई एक समिति की रिपोर्ट से शायद पता चला है कि चीनी सेना ने भारतीय जवानों को गश्ती के लिए रोका था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्याम शरण की अध्यक्षता वाली इस टीम ने सीमा पर आधारभूत संरचना विकास और वहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच लद्दाख का दौरा किया था। माना जा रहा है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत जिसे एलएसी मानता है उसके भीतर दौलत बेग ओल्डी और लद्दाख के अन्य सेक्टरों में चीनी सैनिकों ने मोटर के आने जाने लायक सड़कें बना दी है। साथ ही इस रिपोर्ट से समझा जाता है कि भारतीय सेना को चीनी सैनिकों ने गश्त करने से रोका था। कोल ब्लॉक आवंटन में गुम हुई फाइल पर सरकार की किरकिरी होने के बाद सरकार ने कहा कि 10 दिसंबर तक गुम फाइलों का पता कर लिया जाएगा। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को गुम फाइलों का पता करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस संबंध में दूसरे मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। जायसवाल ने कहा कि अब अगली मीटिंग 10 सितंबर को होगी, जिसमें गुम फाइलों की जानकारी ली जाएगी और कितनी फाइलें मिली इसका भी पता किया जाएगा। दरअसल कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों पर संसद में सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं पीएम ने बीजेपी नेताओं से कहा कि सरकार गायब फाइलों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। डीजल और केरोसिन के दामों में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। डीजल और केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान सोनिया गांधी के अमेरिका वापसी आने के बाद किया जा सकता है। डीजल के दामों में 3 से 5 रुपए का इजाफा हो सकता है, जबकि केरोसिन के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के संकेत हैं। एलपीजी के 1 सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात की जानकारी शीर्ष अधिकारी ने दी। दाम बढ़ने से पहले कांग्रेस की कोर ग्रुप बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया था। ऐसे में एक बार फिर लोगों को डीजल और एलपीजी के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत तक गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के बीजेपी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख बनाए जाने के बाद राहुल गांधी का ये गुजरात का पहला दौरा है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे की योजना बना रही है, जिसके दौरान गांधी अहमदाबाद और राजकोट की यात्रा करेंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर उनके नाम की मांग उठने लगी है, जिसके बाद मोदी की तुलना राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर की जाने लगी। यासीन भटकल पर विवादित बयान देना समाजवादी पार्टी नेता कमल फारूकी को भारी पड़ गया। पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया। फारूकी ने भटकल की गिरफ्तारी पर मजहबी बयान दिया था। दरअसल भटकल की गिरफ्तारी के बाद एसपी नेता कमल फारूकी ने एक विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि आतंकवादी यासीन भटकल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एक मुसलमान है। फारूकी ने मांग की कि इसकी गिरफ्तारी की जाँच करके ये सुनिश्चित किया जाए कि भटकल को मुसलमान होने की सजा न मिले। कमाल के इस बयान के बाद सभी पार्टियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। मुझे कोई जजमेंट उसमें देने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रेट करेगा। अगर रूल ऑफ लॉ की बात कहना, अगर ये कहना है कि कानून जो है उसको सबसे ऊपर समझना चाहिए, अगर कोई इसको क्रिमिनल मानता है, आई कांट हेल्प इट। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप से घिरे आसाराम के राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। आसाराम पर लगे आरोपों से उनके चरित्र और उनकी छवि दोनों ही जग जाहिर हो रही है। इस बार एक श्लोक से आसाराम की सोच प्रकट हो रही है। साबरमती के आसाराम आश्रम की योग वेदांत सेवा समिति की प्रकाशित श्री गुरु गीता नामक पुस्तक का 38वां श्लोक विवादों से भरपूर है। गुरु गीता के श्लोक में लिखा है कि भक्त को अपना शरीर, प्राण और यहाँ तक कि अपनी पत्नी सब कुछ श्री सदगुरु को अर्पण कर देना चाहिए। श्री गुरु गीता नामक पुस्तक के पेज नंबर 14 पर लिखे 38वें संस्कृत श्लोक में यही ज्ञान दिया गया है। श्री गुरु गीता नामक ये पुस्तक आसाराम के प्रत्येक साधक के घर में मिल जाती है। ये आसाराम आश्रम की तरफ से ही प्रकाशित की गई है। पुस्तक में श्लोक संस्कृत भाषा में है।
नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम के बारे में उनके सेवादार शिवा ने पुलिस हिरासत में जो बयान दिया था उससे पलट गया है। शिवा ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उससे दस्तावेजों पर जबरन दस्तखत कराए गए। शिवा ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने पुलिस को किसी सीडी के बारे में जानकारी दी है, जबकि पुलिस को उम्मीद है कि शिवा के पास आसाराम के एकांतवास की सीडी है। शिवा की हिरासत बढ़ाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उसके पास आसाराम की सीडी और क्लिपिंग है। सरकारी पक्ष के वकील आनंद पुरोहित ने सेशन कोर्ट को बताया था कि शिवा ने पुलिस को बताया है कि आसाराम महिलाओं से नियमित रूप से अकेले में ध्यान की कुटिया में उनका इलाज करने के लिए मिलते हैं। शिवा को पीड़ित लड़की को जोधपुर रेलवे स्टेशन से आसाराम के आश्रम तक लाने का काम सौंपा गया था। अफगानिस्तान में भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 49 साल की सुष्मिता की पक्तिका प्रांत में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। उन्होंने अफगान कारोबारी जांबाज खान से शादी की थी और हाल ही में उनके साथ रहने के लिए अफगानिस्तान पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक तालिबानी आतंकवादी प्रांतीय राजधानी खराना में उनके घर पहुंचे और उनके पति और परिवार के दूसरे सदस्यों को बांध दिया, जिसके बाद उन्होंने सुष्मिता को घर से बाहर निकालकर उन्हें गोली मार दी। हालांकि किसी संगठन ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुष्मिता ने काबुलीवालार बंगाली बहू नाम की पुस्तक लिखी थी। उनकी ये पुस्तक 1995 में आई थी। इस पर 2003 में एस्केप फ्रॉम तालिबान नामक हिंदी फिल्म भी बनी थी। सुष्मिता ने अपनी इस पुस्तक में अपने पति के साथ अफगानिस्तान